वेलकम बच्चों। आज का सेशन जो है हमारा, उसमें हम लोग का चल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें एक तरीका हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है सर? तो मोलैरिटी जो है ना, वो एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। क्या करने का? A unit to express the concentration of solution. A unit to express the concentration of solution. जैसे डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है किलोमीटर, हाइट को मेजर करने का यूनिट है फीट, डेटा को मेजर करने का यूनिट है जीबी, है ना। उसी प्रकार से चार्ज को मेजर करने का यूनिट है कूलम्ब। उसी प्रकार से कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, इस बात को भी एक्सप्रेस करने का यूनिट है, एक तरीका है मोलैरिटी। कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, उसको मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये आप पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे आप। और देखिए, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है, मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको सिखा रखे हैं लास्ट क्लास में। अगर मास दिया है तो मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो कम अमाउंट में रहेगा सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो उसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में रखना है। क्या चीज़ में रखना है? लीटर में रखना है। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम को अगर ml में दिया है, क्या चीज़ में दिया हुआ है? ml में दिया है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो वॉल्यूम जो आपका है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। एक बात और आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। तो कभी कभी वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। हाँ, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। 1 लीटर होता है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, तब जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, है ना। ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है मतलब समझिएगा कि ml में ही दिया है, ठीक है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml में दिया है, और अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो समझिएगा लीटर में दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे निकाला जाता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैरिटी का यूनिट क्या क्या होगा? जब देखिए ऊपर में क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल, और नीचे में क्या है? लीटर, इसलिए इसका एक यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी को शॉर्ट में मोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। तो ये टिक करने के लिए क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोलैरिटी का है। अगर ये सब है तो ऑल ऑफ दीज करके आइएगा, ठीक है। तीसरा हो सकता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि बताए ना अभी 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो जहां पर लीटर है, लीटर की जगह पर डेसीमीटर क्यूब लिखा है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो खाली अगर कहीं कैपिटल एम लिखा है तो इसका मतलब भी आपको समझना है कि मोलैरिटी ही लिखा है। यानी अगर हमसे पूछा जाए मोलैरिटी के यूनिट कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे ये चारों के चारों यूनिट है मोलैरिटी के। मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, अगर नहीं दिया है तो। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। इस क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं है, मतलब सॉल्वेंट का डेटा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, मोलैरिटी का डेफिनेशन और यूनिट ऑफ मोलैरिटी, और इसको भी कहीं पे लिखेंगे, बगल में फिर से दोबारा लिखेंगे क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाता है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्यूशन के तापमान को बढ़ाया जाए, यानी किसी सॉल्यूशन को गर्म किया जाए, तो यदि हम किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके मोलैरिटी पर क्या असर पड़ेगा। यदि किसी सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसका कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, ये आपको सोचना है। और ऑप्शन दिया है यदि किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसके मोलैरिटी पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। को आइदर नहीं पढ़ा जाता है, दिस इज नॉट आइदर, दिस इज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉल्यूशन को गर्म करने से उसका कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन है, इसके लिए पहले फार्मूला पे आइए वापस फिर से। देखिए फार्मूला में देखिए तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में कैसा संबंध है, इनवर्स का रिलेशन है। नहीं समझ रहे हो, देखो ना वॉल्यूम न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, फार्मूला में डिनोमिनेटर में है, यानी मोलैरिटी और वॉल्यूम में उल्टा का संबंध है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, एक बात आपको पता होना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि किया जाए तो उससे उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। गर्म करने से कोई भी चीज़ फैलता है। एक्सेप्शन है वाटर, वाटर को ठंडा करने पर फैलता है, यानी एक गिलास पानी को फ्रिज में रखिएगा तो एक गिलास से ज़्यादा बर्फ बनेगा। सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है, लेकिन जनरली ठंडा करने पर कोई भी चीज़ सिकुड़ता है और गर्म करने पर फैलता है। नहीं देखते हैं गर्मी के दिन में हम लोग ऐसे रहते हैं, गर्मी के दिन में एकदम शाहरुख खान बन जाते हैं और ठंडा के दिन में एकदम ऐसे रहते हैं। तो गर्मी के दिनों में चीज़ें फैलती हैं, ये दिमाग में रखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। और फॉर्मूला में देखो जरा, मोलैरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि मोलैरिटी और वॉल्यूम में उल्टा का संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला में नहीं देख रहे हैं, यहाँ मोलैरिटी न्यूमरेटर में है और वॉल्यूम न्यूमरेटर में तो नहीं है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। अभी तुरंत ना बताइए कि जिसका नीचे वाला बड़ा होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा, जैसे जैसे नीचे का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा उसका वैल्यू ओवरऑल क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मैंने कहा 1/2, 1/3, 1/4, जैसे जैसे 2 को बढ़ा के 3 किए, 3 को बढ़ा के 4 किए, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि इस फार्मूला में मोलैरिटी और वॉल्यूम में उल्टा का संबंध है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मोलैरिटी और वॉल्यूम में उल्टा का संबंध है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, आप बताइए कि यदि आप किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एरो हेड ऊपर की तरफ है मतलब बढ़ाएंगे, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो डायरेक्टली का मतलब होता है एक बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ दूसरा भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली का मतलब होता है एक बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ दूसरा घटेगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरी कमाई बढ़ रही है तो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मेरी कमाई बढ़ रही है तो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, यानी मेरे कमाई और मेरे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में डायरेक्ट का रिलेशन है। अगर मेरी कमाई बढ़ रही है तो मेरी गरीबी घट रही है, यानी कमाई और गरीबी में इन्वर्स का उल्टा का संबंध है। अब समझ में आया क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का। और देखो वॉल्यूम और मोलैरिटी में कैसा संबंध है, इन्वर्स का। तो जब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी क्या होगा, तो घटेगा। तो आपको पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी पर क्या असर होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन होता है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है। एंड साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोलैरिटी और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, डायरेक्ट का रिलेशन है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आफ्टर ऑल क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से मोलैरिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए डिक्रीजेस। अगर इतना तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, इतना नहीं समझ में आता, एक बात समझो, जब तुम स्कूल से आकर कुकर खोलते हो दाल का,
तो जब दाल गर्म रहता है देखोगे पानी जैसा रहता है, पर दाल जब ठंडा हो जाता है तो जमकर गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो गया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब ठंडा हुआ तब ना गाढ़ा हुआ, जब गर्म था तो पतला था ना। चावल को पसाने से उससे निकलता है स्टार्च सॉल्यूशन, जिसको माड़ कहते हैं। माड़ जब गर्म रहता है तो पानी जैसा रहता है, और वही माड़ जब ठंडा हो जाता है तो वो जमकर गाढ़ा हो जाता है। ठंडा होने पर जम रहा है, ठंडा होने पर गाढ़ा हो रहा है, ठंडा होने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यानी किसी सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। उसी प्रकार सब्जी का ग्रेवी जब कढ़ाई में रहता है, गर्म रहता है तो ग्रेवी पतला रहता है, जब वो ठंडा होता है तो उसका ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। ठंडा करने पर गाढ़ापन बढ़ रहा है, ठंडा करने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है ठंडा करने पर कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपको पूछ रहा है ठंडा नहीं गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करने पर क्या होगा, जब ठंडा करने पर गाढ़ा होता है तो गर्म करने पर पतला होगा, पतला होगा मतलब कंसंट्रेशन घटेगा, तो घटेगा इसका मतलब डिक्रीजेस। वैसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं, या आप यहाँ से फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और इसका साथ ही साथ यहाँ पे जो रीजन है वो रीजन लिखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन आप यहाँ से दे सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ग्राफ, ग्राफ बहुत जरूरी है। ग्राफ इज द साइन ऑफ इंजीनियर्स, ग्राफ इज द साइन ऑफ, ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ डॉक्टर्स, ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट। जितने भी लोग होते हैं काम करते हैं, आप भी जब काम करने जाएंगे ऑफिस में तो वहां पर आपको सारा चीज ग्राफ के माध्यम से ही बोलना या समझाना पड़ेगा। अब देखिए ग्राफ क्या होता है। कभी भी एक बात समझ लो कि अगर x और y में, x और y के बीच का ग्राफ खींचना हो और x और y में डायरेक्ट का संबंध हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x के बढ़ाते हैं तो y भी बढ़ता है, x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है। तो कभी भी आज के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। अभी जब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, जब ओरिजिन पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या है 0। अब जैसे ही x का वैल्यू को बढ़ा के 1 कर दिए तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया। x का वैल्यू बढ़ा के 2 कर दिए तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 2 हो गया। x के वैल्यू को बढ़ा के 3 किए तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 3 हो गया। x की वैल्यू बढ़ा के 4 किए तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 4। अरे नीचे से ऊपर जाने पर y बढ़ रहा है, बायां से दाहिना जाने पर x बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, y का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कभी x और y में डायरेक्ट का रिलेशन हो और ग्राफ खींचना हो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ का लैंग्वेज होता है। कभी भी दो चीजों में अगर डायरेक्ट का संबंध है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर x और y में इनवर्स का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जैसे जैसे x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटेगा। अभी मान लो x का पॉइंट ये है तो y का पॉइंट ये है। अब x के पॉइंट को बढ़ा के यहाँ ले आएंगे, x के पॉइंट को, ये जो पॉइंट है a पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को बढ़ा के यहाँ ले आएंगे, a को खींच के यहाँ ले आएंगे तो रबर नहीं ना कि खिंचा जाएगा। अगर इस पॉइंट को पकड़ कर यहाँ लाएंगे तो y वाला जो पॉइंट है, ये इसको पॉइंट अगर b बोलेंगे, ये पॉइंट खिसक करके यहाँ आ जाएगा b डैश, इसको क्या बोल रहे हैं a डैश, नहीं समझ रहे हो। अगर a को पकड़ कर इधर ले आएंगे, x की तरफ खींचेंगे तो b का पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार, एक कंबल के अंदर दो लोग सो रहे हैं, एक आदमी कंबल अपने तरफ जैसे ही खींचेगा दूसरे का पैर बाहर नहीं हो जाएगा। अब दूसरा आदमी अगर अपने तरफ कंबल खींचेगा तो इसके तरफ कंबल बढ़ेगा तो कंफर्म उसके तरफ घटेगा। तो एक की तरफ अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की तरफ घटेगा। इसी को तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब ग्राफ कभी बनाना हो, कर्व ग्राफ बनेगा कब, जब इनवर्स का रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व। और जब डायरेक्ट का रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लिख लीजिएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो, ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, डायरेक्टली का ग्राफ खींचना हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो, प्रोपोर्शनल का स्पेलिंग देख के लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसा। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो, इनवर्स मतलब उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कर्व बनता है और डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब बताइए, अब मोलैरिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है। आपके पास फॉर्मूला था मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए वॉल्यूम और मोलैरिटी में कैसा रिलेशन है, एंड
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा संबंध होता है? डायरेक्ट का। तो आपको पूछा है कि मोलैरिटी और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ है, तो वॉल्यूम बोले चाहे टेम्परेचर बोले, भैया वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पे टेम्परेचर भी रख सकते हैं। तो जब टेम्परेचर यहाँ रख देंगे वॉल्यूम के जगह पर, तो वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर और मोलैरिटी में कैसा संबंध हो जाएगा? इन्वर्स का। तो ग्राफ कैसा बनेगा? मोलैरिटी और टेम्परेचर में इन्वर्स का रिलेशन है, इसलिए ग्राफ कैसा बना है? कर्व बना है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी और टेम्परेचर में इन्वर्स का रिलेशन होता है। उसी प्रकार देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स का। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में भी इन्वर्स का रिलेशन है, इसलिए ग्राफ कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है। अब देखिए वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर है, वॉल्यूम और क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर छूटा हुआ है। टी मतलब टेम्परेचर, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। तो डायरेक्ट क्या है? तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ठीक बन रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है, और डायरेक्ट का ग्राफ कैसा बनता है? डायरेक्ट का स्ट्रेट लाइन। इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनता है? कर्व। इसलिए इन्वर्स का ग्राफ कैसा बना है? कर्व। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट ये वाला ग्राफ है। कैसे? अभी सिखाएंगे आपको। एक बात समझिए आप बहुत सारी बातें बताने के लिए होती है, लेकिन सोचता हूँ पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने को, पर क्या कहना है नहीं कहना है आप अभी समझते हैं। अभी तो 10th पास करके आए हैं, अभी कुछ नहीं आता है आपको। अब देखिए टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है बता चुके हैं, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और यहाँ ओरिजिन का मतलब है 0 केल्विन। 0 केल्विन पर अगर टेम्परेचर रख दें तो 0 केल्विन पर वॉल्यूम किसी भी चीज का 0 नहीं हो जाता है। अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 कब होगा? जब किसी को ठंडा बहुत ज्यादा कर दें और -273 तक ठंडा करें। कहां करेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे। मेरे कहने का मतलब है बच्चे, ग्राफ यहां से स्टार्ट कभी नहीं होगा। टेम्परेचर और का ग्राफ कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 है तो वॉल्यूम भी 0। इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिन पॉइंट है। टेम्परेचर 0 तो वॉल्यूम भी 0। पर क्या टेम्परेचर 0 होने पर वॉल्यूम 0 हो जाता है? ऐसा नहीं है। अगर किसी वस्तु को ठंडा करें तो ऐसा नहीं ठंडा करें तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। हाँ, यदि उस वस्तु को -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन तक ठंडा किया जाए, तब उसका ताप वॉल्यूम 0 हो जाएगा। यानी अगर हम कहें ये टेम्परेचर अगर दिखा रहे हैं तो ये टेम्परेचर जो है मान लेते हैं यहां पर है -273 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर जाकर के उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि रशिया का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां का सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा दुनिया खत्म, खाली हो जाता है रशिया पूरा। ऐसा नहीं ना होता है कि टेम्परेचर 0 कर देंगे तो वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम 0 कब होता है? जब किसी वस्तु का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देंगे, तब जाकर के उसका वॉल्यूम सिकुड़ते सिकुड़ते उसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। यानी -273 तक ठंडा करना पॉसिबल ही नहीं है किसी वस्तु को। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो हम यहाँ सेल्सियस में ले रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कभी 0 किसी भी चीज का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करना बेवकूफी है, गलत है। थोड़ा अक्ल लगाएंगे कि टेम्परेचर 0 इसका मतलब वॉल्यूम 0, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो बर्फ बन जाता है क्या उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है? नहीं। इसका मतलब ग्राफ 0 से कैसे स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए ये वाला ग्राफ उतना सही नहीं है। ये ग्राफ दिल रखने के लिए आप ठीक समझ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो ये ग्राफ सही नहीं है, ये ग्राफ सही है। इस -273 डिग्री सेल्सियस तक जाके माइनस, इधर क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव में जाके टेम्परेचर जा रहा है, तब जाकर के इसका वॉल्यूम 0 हो रहा है। इसीलिए ग्राफ जो है हम खाली पॉजिटिव में दिखा रहे हैं, इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट किए हैं। अब समझ में आया लॉजिक क्या है। और -273 डिग्री सेल्सियस पर ही किसी वस्तु को ठंडा करने पर, इतना ठंडा करने पर उसका वॉल्यूम 0 हो सकता है। और इस तापमान पर -273 डिग्री को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहा जाता है। लिख लीजिएगा क्या कहा जाता है। इस -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? आप लोग नीचे लिखिएगा, ऊपर मत लिखिएगा। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ को इतना ठंडा करने पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और यहां पर वॉल्यूम क्या होता है? 0 हो जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कब? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर।
इतना ठंडा करेंगे तब। इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करना सही नहीं है, ग्राफ पीछे से स्टार्ट होगा, इसीलिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट किए हैं। तो कभी दिमाग अक्ल लगाइएगा, थोड़ा अपना अपना भी कॉमन सेंस लगाया कीजिएगा। चलिए ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ग्राफ से ही घुमाना चाहेगा तो आपको घुमा देगा, बका कर रह जाइएगा। क्वेश्चन ये, अगर मैं चाहूँ कि तुम्हें एक क्वेश्चन तुमको टेस्ट में नहीं बनाने दूंगा, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में तुम्हें टेस्ट में बनाने नहीं दूंगा, इतना पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है अभी। तो इसी टॉपिक जितना पढ़ाएं इसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, खाली ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होता है। और जितना पढ़ाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, चीजों को दिमाग में बिठाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्राफ जो हो गया, ये सब हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी बात हम बोलते हैं आपको लगता है कि ये बात मेरे को लिख लेना चाहिए, तो अपनी कॉपी में आप हिंदी में भी लिख लीजिए, वो काम का चीज है, वो कॉन्सेप्ट है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी वस्तु को -273 तक ठंडा करेंगे तब उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और इसीलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। पर हम नेगेटिव वाला नहीं दिखा रहे हैं, खाली पॉजिटिव वाला दिखा रहे हैं, इसीलिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ है। ये ग्राफ गलत है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है, वो दिखाने के लिए ये ग्राफ सही है। लेकिन टेम्परेचर की जगह, टेम्परेचर होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर दूसरा चीज यहां पे रहता तो कोई इशू नहीं था। चलिए उसको भी लिख लीजिएगा। डायरेक्ट और इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्ट का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनवर्स का कर्व होता है। तो जब इनवर्स का रिलेशन दिखाना हो तो इनवर्स वाला ग्राफ टिक करके आइएगा, डायरेक्ट का रिलेशन दिखाना हो तो डायरेक्ट वाला ग्राफ दिखाइएगा। चलिए आगे इसके बाद, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया मोलैरिटी और मोलैरिटी का थ्योरी और ग्राफ। ये बहुत हाई क्वेश्चन है, पहले लो लेवल क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बताया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, आपको दिया गया है, और क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक सॉल्यूशन है, क्या चीज का सॉल्यूशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है। अगर आपके पापा आपको बोलेंगे बेटा चीनी देंगे और बोलेंगे बेटा शरबत बना के लाओ, क्या चीज में पापा, अबे किरासन में घोल के लाओगे क्या? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चीनी का शरबत बनाने के लिए बोला गया है और क्या चीज में घोलना ये नहीं बताया गया है, तो अपनी मर्जी से आपको क्या एज्यूम करना है, वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर क्वेश्चन में खाली एक ही चीज का जिक्र किया है, वो मतलब सॉल्यूट दिया है, और सॉल्वेंट अपनी मर्जी से क्या लेना है आपको, वाटर लेना है। वाटर ही क्यों लेना है? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ना, गलत कह रहे हैं आप। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का ये मतलब नहीं होता है कि जो सभी चीजों को अपने अंदर घोल दे। अलकतरा समझते हैं? अलकतरा काला वाला जिसे सड़क बनता है, कोलतार जिसको कहते हैं, पिच कहते हैं, एंथ्रासीन कहते हैं। तो ये जो एंथ्रासीन, ये जो कोलतार है, ये जो पिच है, वो क्या देखते हैं, पानी में घुलता है। कुआं से पानी निकालने वाला जो बाल्टी होता है, उसमें अगर लीकेज हो जाता है तो उसमें अलकतरा चिपका दिया जाता है। घर के ऊपर छत में लीकेज होता है तो उसके ऊपर अलकतरा चिपका दिया जाता है। पानी का टंकी जो स्टोरेज होता है, उसमें अगर लीकेज होता है तो उसमें भी अलकतरा चिपका के पानी को रोका जाता है। यानी अलकतरा पानी में नहीं घुलता है। कोलतार, एंथ्रासीन, पिच पानी में नहीं घुलता है। इसी प्रकार नैप्थलीन बॉल, जो फनेल की गोली होती है, गोल गोल जो होता है, वो भी पानी में नहीं घुलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सभी चीजों को पानी में घुल जाता है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, परंतु ज्यादातर चीजें पानी में घुल जाती हैं, इसीलिए पानी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो अगर आज की बात कोई पूछे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिसमें ज्यादातर चीजें अपने अंदर जो घोलने की क्षमता रखता है, वैसे सॉल्वेंट को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नहीं समझ पाए? सर पानी में ऐसा क्या बात है सर कि वो ज्यादातर चीजों को अपने अंदर घोल लेता है? आखिर पानी में ही ऐसा क्या बात है सर? क्योंकि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, और जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा, वो अपने अंदर उतने ही चीजों को डिसॉल्व करने में सक्षम रहता है। क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, 90 से 100 के बीच में होता है, और इस कारण से वाटर ज्यादातर चीजों को अपने अंदर घोलने में सक्षम होता है। ठीक है सर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सर? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है, ये आपको क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लास 12th में, या फिर हम वाटर चैप्टर जब पढ़ाएंगे
तो वहां पर आपको बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए, जब क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट नहीं दिया रहे तो आपको अपनी मर्जी से सॉल्वेंट के रूप में वाटर एज्यूम करना है। क्यों एज्यूम करना है? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, 90 से 100 के बीच में होता है। और जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ अपने अंदर उतनी ही चीज़ों को घोलने में सक्षम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब आपको अपनी मर्जी से समझना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्या सॉल्यूशन बनता है वहां दिमाग नहीं लगाना है। और सॉल्यूशन जो बना है वो कितना बना है? 100 मिलीलीटर, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया है 100 ml। और क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए, क्वेश्चन में अगर जिसका जिक्र किया रहेगा वही सॉल्यूट रहता है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बोला है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है। और दूसरा चीज वाटर जो आप ले रहे हैं वो आपको हमेशा एज ए सॉल्वेंट लेना है। तो ये सॉल्वेंट है जिसको क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ये सॉल्यूट है जो क्या कहेंगे? बी कहेंगे। अब बताइए, सॉल्यूट का क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.2 मोल दिया है। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिया है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है। कैसे जान गए सर मोल दिया है? अरे यूनिट देखो ना, 0.2 मोल बोला है, यानी मोल ही दिया है। अब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, देखो जरा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है। और निकालने क्या बोला है? मोलैरिटी निकालने बोला है। तो भैया मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लेना क्या चीज में रहता है? लीटर में रहता है। अगर लीटर में नहीं दिया है, एमएल में दिया है, तो एमएल को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर में चेंज हो जाता है। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? बताइए तो 0.2 मोल दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ml दिया हुआ है। लीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे तो ml क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। अब नीचे का 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो डेसिमल को खा गया। इसका मतलब क्या हो गया? 2 कैपिटल M। अभी बताए थे ना कि कैपिटल M जो होता है वो मोलैरिटी का यूनिट होता है। 2M या 2 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूट कितना है? 2 मोल है। यानी कि 2M इसका आंसर निकल करके आया, यानी सॉल्यूशन ये आंसर हो गया। 2M जो है वो आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया था उसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिया था और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था। अगर सॉल्यूशन 100 ml है और उसमें सॉल्यूट की मात्रा 0.2 मोल है तो बताइए कि ये सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है मोलैरिटी के टर्म्स में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पका पकाया दिया हुआ था, डायरेक्ट पुट कर दिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया था, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दिए। नीचे का 1000 ऊपर चला गया, सॉल्व कर दिए तो 2 मोलर या 2 मोल पर लीटर या 2M इसका आंसर निकल कर आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बिल्कुल छोटा लो लेवल घटिया लेवल का सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन जैक बोर्ड में क्लास 11th में पूछा जाता है। टिक करने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, टाइप चेंज करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट का मोल दिया था इसीलिए, अगर सॉल्यूट का मोल नहीं देता तो कैसे बनाते? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को उसके बाद देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से लिखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमने क्या कहा? क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का जिक्र किया रहेगा, सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया रहेगा। सॉल्वेंट अपनी मर्जी से वाटर लेना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SO4 का ये इसका कोई मतलब नहीं है। H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि H2SO4 और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? H2SO4 और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। कितना सॉल्यूशन बनाया जा रहा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। और हम क्या बताए थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या समझ सकते हैं?
250 ml समझ सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। अब बताइए H2SO4 आपका सॉल्यूट है यानी B है, वाटर आपका सॉल्वेंट है यानी A है। अब बताइए H2SO4 का क्या दिया है, मास दिया है कि मोल दिया है? ये आपका सॉल्यूट है, H2SO4 आपका सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट का क्वेश्चन में क्या दिया है, मास दिया है कि मोल दिया है? तो आप देखेंगे कि इसका मास दिया है 49 ग्राम, इसका मास दिया है। और निकालने क्या बोला है, मोलारिटी। और भैया मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट का मास नहीं चाहिए, सॉल्यूट का मोल चाहिए होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में चाहिए होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यहाँ तो सॉल्यूट का मास दिया है और हमको चाहिए सॉल्यूट का मोल चाहिए, तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ना बाबू, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर मास दिया है तो मास बाई मोलर मास होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो मास भी सॉल्यूट का लेंगे और मोलर मास भी सॉल्यूट का लेंगे। बताइए सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, बता चुके हैं। H2SO4 में क्या है, हाइड्रोजन का 11, सल्फर का 16 और 32, और ऑक्सीजन का 8 और 16। तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 64, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया 98 ग्राम। क्या हो गया, चल देखते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, इसका मोलर मास 49/98, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 0.5 मोल निकल के आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। इसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया ही हुआ है, और कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है वो आपको गिवन है 250 ml, यानी कि आपको दिया है, वो तो कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा देते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला। ऊपर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना दिया हुआ है 0.5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बताओ 250 ml दिया हुआ है। तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। अब नीचे वाला 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250। 250 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 1000 चला जाएगा, इसको 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। या इसी को क्या लिख सकते हैं 2 मोलर, या इसी को क्या लिख सकते हैं 2 कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगर सॉल्यूट का मोल दिया रहेगा तब तो डायरेक्ट लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर सॉल्यूट का मोल नहीं दे करके सॉल्यूट का क्या दिया रहे, मास दिया रहे, तो पहले मास को मोल में चेंज करेंगे। जब मास मोल में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद उसको जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे। और मास को मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास। क्लियर है। इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है, इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। इसको हम एक बिना कागज कलम चलाए भी बना सकते थे, अभी इतना लंबा बनाए हैं ना। अभी देखिएगा हम बिना कागज कलम चलाए एक लाइन में इसको बना के दिखा देंगे, बिना कागज कलम चलाए, खाली देख के आंसर कर देंगे हम। आपको भी सिखाते हैं कैसे करना है। पहले इसको नोट डाउन करिए, बेसिक मेथड है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं साइड हो गया हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं बच्चों, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन दूसरे मेथड से करके देखते हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है, WB बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VmL। ये एक फॉर्मूला है और इससे आपका मोलारिटी पलक झपकते ही निकल जाएगा। यहां पर WB का मतलब क्या है, M तो मतलब समझ रहे हैं मोलारिटी, W मतलब होता है मास, और B का मतलब क्या है सॉल्यूट का मास, और MB का मतलब है मोलर मास। M मतलब मोलर मास और B मतलब सॉल्यूट का मोलर मास।
अब बताइए मास बाई मोलर मास क्या देता है, मास बाई मोलर मास क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम ml में ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको लेना है ml में, लेकिन यहाँ पर 1000 जो कन्वर्टर लगा है वो ml को लीटर में चेंज कर देगा, ठीक है। आप ले रहे हैं भले ही वॉल्यूम को ml में, परंतु यहाँ 1000 लगा हुआ है वो उसको लीटर में चेंज कर देगा। ये एक फॉर्मूला है, और m का मतलब क्या तो जान ही रहे हैं, m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा इससे। इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला। कौन, विमला। विमला क्यों, ताकि याद रहे वॉल्यूम को ml में लेना है, और 1000 लगा हुआ है वो ml को लीटर में चेंज कर देगा। तो विमला एक लड़की है जो एक मशीन को बेच रही है, जो मशीन कबाड़ी नहीं है। वर्किंग मशीन को विमला 1000 में बेच रही है, या आप इसको विमल भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्किंग मशीन 1000 में देगा विमल, इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं लगा के बनता है कि नहीं बनता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका मतलब यहाँ 49 ग्राम क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, WB दिया है, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका, सॉल्यूट का। मोलर मास किसका हो गया, सॉल्यूट का मोलर मास दिया है। और 250 ml ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी VML का जुगाड़ हो गया है। भैया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब MB दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB दिया है, B मतलब सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, यानी VML दिया हुआ है। तो सब तो दे ही दिया है, तो मोलैरिटी डायरेक्ट निकालो ना, WB बाई MB, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला। लगाओ, बताओ सॉल्यूट का मास कितना है, 49, सॉल्यूट का मोलर मास कितना, 98 इंटू कितना 1000 डिवाइडेड बाय VML कितना 250। 250 का टेबल 4 टाइम्स, 49 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, यानी क्या हो गया 2 मोल पर लीटर। और ये क्या हो गया आपका निकल करके आ गया भैया आंसर, जो इसके पहले भी बनाए थे इसी मेथड से। यहाँ पर आप लोग मेथड 2 लिख कर लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा अपनी कॉपी में, मेथड 2 लिख करके सॉल्व कीजिएगा। और इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए लिख लीजिएगा, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, या वर्किंग मशीन 1000 में देगा विमल। जहाँ WB क्या है, वेयर लिख लीजिएगा, वेयर, WB क्या है, MB क्या है, वही फॉर्मूला को ऐसे घुमा करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको, और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं अभी क्लास में करने के लिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए, आगे सवाल। चलिए इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, बनाइएगा। ये तो आपसे नहीं बनेगा अभी, इसको अगली क्लास में बताएंगे। ये भी नहीं बनेगा आपसे, ये भी नहीं बनेगा आपसे, ये भी नहीं बनेगा अभी आपसे, ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा भाई साहब। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका मोलर मास जो होता है ग्लूकोज का वो होता है 180 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास MB मिल गया आपको, और ग्लूकोज का देखो यहाँ मास दिया हुआ है, यानी WB दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और मोलर मास यहाँ से निकल गया ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मास दिया है, मोलर मास दिया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है। तो लगा दीजिए यहाँ पर मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, लगा दीजिए। क्या क्या दिया है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा, और इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या आएगा, मोल पर लीटर में आएगा या मोलर, जो भी आएगा उसको कमेंट कीजिए, बताइए क्या आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उससे मोलर मास निकल जाएगा, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लगा दो वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, बन जाएगा। अगला सवाल, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, इस क्वेश्चन को लिख लिए है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बोला है, और आपको यहां पर मास और मोलर मास का जुगाड़ दिया है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे, मास आपको दिया हुआ है, और मोलर मास आप अमोनिया का निकाल लीजिएगा ना, NH3 का 17 ग्राम पर मोल। तो मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है, मास 4.25 ग्राम, मोलर मास कितना 17, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है, मॉलिक्यूल्स निकालने बोला है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना भी मॉलिक्यूल्स आपको, नंबर ऑफ मोल्स जितना भी आप निकाले हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से गुना कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। नहीं समझे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो जितना भी मोल आप निकाले यहां से, उस मोल को एवोगैड्रोस नंबर से गुना कर दीजिए तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और करके बताइए कि कितना आंसर आएगा, इसको करके और बताइए कितना आंसर आएगा, और इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है चेक करके बताइए। ये 2 सवाल आपको अभी क्लास में करने हैं, अभी तुरंत तब उठना है आपको पढ़ करके, और उसके बाद आपको अगली क्लास जब स्टार्ट होगा इसका तो हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने फ्रेंड्स को, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो घर में भी पढ़ सकें और उनका भी बैकअप हो जाए, ताकि फिर दोबारा उनका छूटे नहीं, है ना। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम लोग कल।